नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, इसके पहले मैं 2 वीडियो में आज बता चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कैसे हो जाता है, कौन सा पदार्थ कहां से टूटेगा, कहां पे जुड़ेगा और उसमें जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, उसके सारे बारे में मैं क्या कर हूं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। उसके बाद बताया कि आप रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अच्छी तरह से समझना चाहते हैं एकदम बेहतरीन तरीका से, ताकि एक ही बार आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ें और हमेशा के लिए क्या हो जाए आपको याद हो जाए। और साथ में क्या करते हैं अन्य प्रकार की अभिक्रिया आप आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाकर देखिए, जिसमें बताया हूं कि जो उसमें एलिमेंट होते हैं, जो भाग मतलब जो तत्व भाग लेते हैं, उनकी बैलेंसी कैसे निकालते हैं, उनकी बैलेंसी क्या होती है। फिर उसके बाद क्या होती है कि जो उसमें आयन होते हैं, आयन मतलब एक तरह से आप जाएंगे आगे क्लास में तो पढ़ेंगे अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो जो मूलक होते हैं उन मूलकों का आयन बैलेंसी कितनी होती है और उन मूलकों का साउंड कैसे करते हैं, जैसे सल्फेट कार्बोनेट, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, सल्फेट, बाई फास्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, ऑक्साइड, इसी तरह साउंड कैसे होता है और किसके साथ जुड़ने पर कैसा पदार्थ बनेगा, इसके बारे में क्या कहना डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आज के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो है वो देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तभी जाके इस पार्ट पे आ जाएगा, थर्ड पार्ट पे, तभी जाके वीडियो आपको क्या हो जाएगा अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि जो बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए किसी तरह से क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को याद कर लेते हैं, रट्टा कर लेते हैं। लेकिन जैसे क्या होते हैं कुछ अलग टाइप से थोड़ा से मॉडरेट रिएक्शन आपको सामने दिया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं उसी में अटक जाते हैं, सोचते हैं यार ये कहां से आ गया, कैसे लगाएंगे इसको। तो इसका मेन रीजन यही है कि आपको विभिन्न तत्व में जितने भी इसमें एलिमेंट है उसके बैलेंस पता नहीं है, जितने तरह के आयन होते हैं उस आयन का बैलेंस पता नहीं होता है और उनका साउंड कैसे करेंगे ये आपको पता नहीं होता है। तो जब वो पहले उसको जड़ ही जान जाएंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जड़ होती है, जब जड़ ही जान जाएंगे तो 100% आप केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि रटने वाली चीज नहीं है, इसमें डिफिनेशन आपको याद करना है और बाकी इसमें कॉन्सेप्चुअल, इसमें क्या होता है सोचना पड़ता है, कुछ ट्रिक है, कुछ ठीक है इसमें याद करेंगे आप और उस ट्रिक के हिसाब से क्या करना, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाना है, आपको केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। तो आज से अगर पहले आप केमिकल रिएक्शन नहीं समझे हैं या समझने में प्रॉब्लम हुआ है आज तक, ठीक है, तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी दावा है। पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट आप समझने के लिए क्या कीजिए कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पता है कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप कहते हैं कि 7 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है तो गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनेकों प्रकार होते हैं। इसलिए जब भी ऐसे कंडीशन आए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए तो आपको लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होती हैं। निम्नलिखित प्रकार का मतलब उसमें कम क्या उसको बाउंडेशन नहीं है कि आप 4, 5, 6, 7 ऐसे 8 मतलब नंबर उसमें नहीं दे रहे हैं। निम्नलिखित मतलब आप कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना हुआ रासायनिक अभिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन बोर्ड में जो क्लास 10th है, 10th में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, इसके आज बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें रिएक्शन है कि योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम बोला जाता है योगात्मक या संयोगात्मक। क्या मतलब संयोग, संयोग करता है, संयोगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन बोले तो योगात्मक, कॉम्बिनेशन बोले तो संयोगात्मक, ठीक है। तो संयोग करने वाला अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो नाम से पता क्या चल रहा है कि योगात्मक मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो बनेगा केवल एक ही पदार्थ, ठीक है। ध्यान रखिए अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2, चूंकि जुड़ा हो रहा है तो जुड़ा होने क्या चाहिए, 2 आदमी चाहिए, इसलिए 2 इसमें एलिमेंट चाहिए या 2 अलग अलग पदार्थ चाहिए। तो 2 से अधिक भी हो सकता है लेकिन सिंगल इसमें कदापि नहीं होता है, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया में कदापि एक ही रिएजेंट भाग नहीं लेता है, ठीक है। इसी चीज याद रखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग या योग करते हैं और करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से तो मैं जो वर्ड बोल रहा हूं डिफरेंशियल लिखने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। डिफरेंशियल क्या होगा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं केवल एग्जांपल समझा रहा हूं उसको। और देखिए ध्यान से तो क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया, चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए 2 एलिमेंट है तो क्या बनेगा CO2, ठीक है। ये क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए यहां से पहचान क्या होती है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में वो रिएक्शन दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका ऑप्शन रहेगा। तो योगात्मक अभिक्रिया सबसे बड़ी पहचान ये होती है जो इसमें रिएक्टेंट होता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होता है वो 2 होता है अथवा 2 से अधिक होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो केवल एक ही बनता है। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन से क्या करेंगे, संयोग कराएंगे, ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां से सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड,
ठीक है, सल्फर से ऑक्सीजन की जगह क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो मान लो दो दो पदार्थ था, उसी तरह से मान लीजिए तीन पदार्थ ले लीजिए, तीन पदार्थ बोले तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम उदाहरण दें, चलिए एक और दे लेते हैं, जैसे कि अमोनिया से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे HCl के साथ, क्या करेंगे, HCl के साथ तो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम बोलते हैं नौसादर, ठीक है, नौसादर बोलते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, साउंड कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे पता है कि जो पहला एलिमेंट लेगा कार्बन, और जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, साउंड होगा ऑक्साइड, क्या साउंड होता है, ऑक्साइड, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। हाँ, एक चीज बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, दुनिया की कोई भी मेटल यानी कोई भी धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो साउंड होता है ऑक्साइड का। जैसे मान लीजिए सोडियम होता तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम होता तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक होता तो जिंक ऑक्साइड, फेरम होता तो फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो ऐसे साउंड होता है। लेकिन अगर कोई भी पदार्थ नॉन मेटल हो, दुनिया की क्या हो, कोई भी नॉन मेटल हो मतलब अधातु हो, वह जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो साउंड क्या होगा, डाई ऑक्साइड का। क्या साउंड होगा, डाई ऑक्साइड का। जैसे देखिए ध्यान से, कार्बन क्या है, अधातु है, इसलिए ऑक्सीजन क्रिया करके क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। सल्फर क्या है, अधातु है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे साउंड होता है, मतलब कि ऑक्साइड कब होगा, जब यहाँ पे मेटल रहेंगे, धातु से क्रिया करेगा। और डाई ऑक्साइड कब साउंड होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, डाई ट्राई, ऐसे साउंड होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका ये कितने संख्या में है, और विशेष शर्त क्या है कि आधात होना चाहिए। अमोनिया देखिए, अमोनिया गैस होती है, गैस अवस्था में होती है, HCl, ठीक है, क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर बनता है। ये तो सभी क्या है, दो दो पदार्थ है। तीसरे पदार्थ को लेना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, तीसरे पदार्थ में जैसे मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, ठीक है, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होती है, स्पेशल टाइप की जो सोडा होता है, धावन सोडा। क्या करते हैं कि जली विलयन यानी H2O, क्या करते हैं, जली विलयन में CO2 क्या करते हैं, गैस प्रवाहित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, कितने पदार्थ हो गए, एक, यहाँ पे हो गया दो, यहाँ पे हो गया तीन पदार्थ क्या है, अभिकारक के रूप में भाग ले रहे हैं। अब क्रिया करने के बाद क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। सोडियम देखिए बीच में क्या हो गया, H लग गया, तो जब बताया था कि जब बीच में H होगा तो क्या होता है, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, और जब H लग जाएगा साथ में क्या होगा, बाइकार्बोनेट, जिसको पढ़ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया, कुछ उदाहरण किसका, योगात्मक अभिक्रिया का, नोट कर लीजिए। इसमें सभी देखिए, सभी अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हैं, लेकिन बन रहा है केवल एक ही उत्पाद। सबसे बड़ी पहचान इसमें यही होता है। आते हैं सेकंड टाइप की क्रिया। सेकंड टाइप क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील तत्व, अणु अथवा आयन अपने से कमजोर, क्या करते हैं, अपने से कमजोर यानी कम क्रियाशील परमाणु, अणु अथवा आयन क्या करते हैं, विस्थापित करके उसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए गौर सुनिएगा, डिफिनेशन क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील, ठीक है, परमाणु, अणु अथवा आयन अपने से कमजोर यानी अपने से कम क्रियाशील परमाणु, अणु अथवा आयन को क्या करता है, विस्थापित करके हटाकर उसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई पावरफुल आदमी है, अपने से कमजोर आदमी के पास आया, उसको मारे क्या कर दिया, खदेड़ दिया, उसके जगह क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया। तो इसके मतलब कोई सिंपल क्या होती है कि कर दिया को विस्थापित कर दिया, मतलब गरीब क्या कर दिया या दुर्बल जो है उसको हटा दिया। इसी तरह से क्या होता है कि इसमें भी कोई भी अत्यधिक क्रियाशील एलिमेंट होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अपने से जैसे कम क्रियाशील एलिमेंट, तत्व, परमाणु अथवा आयन को पाएंगे, क्या करेंगे, उस पदार्थ से विस्थापित यानी हटाकर उसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन स्क्रीन पर चल रहा होगा, देख लीजिए। चलिए अब उदाहरण देखते हैं यहाँ से। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ से, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे उदाहरण क्या है कि जिंक है और हम दे रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जिंक पता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तेजाब होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, उसके बाद चलिए लेते हैं कापर, और यहां पर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3,
सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। उसी तरह से लेते हैं जिंक, पुनः लेते हैं जिंक, और यहाँ पे लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब देखिए ध्यान से आपके सामने क्या है कि 3 एग्जांपल हैं, जिसमें क्या है कि जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराया जा रहा है, फिर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से, उसके बाद जिंक है, कॉपर सल्फेट से साथ क्रिया कराया जा रहा है। अब बनने का प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं फर्स्ट वीडियो में बताया आपको, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि तोड़ना तोड़ना आप सीख लेंगे और जोड़ना सीख लेंगे उसकी बैलेंसिंग के साथ, तो सारे केमिकल रिएक्शन आपको 100% आ जाएगा। क्लियर है। देखिए ध्यान से, इस सबसे पहले इस अभिक्रिया की पहचान बताइए। कोई पूछेगा बताइए कि डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पकड़ेंगे एग्जाम में अगर आएगा, कैसे जाने की ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया की पहचान बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई एक सिंगल एलिमेंट रहेगा। देखिए सिंगल है जिंक कॉपर जिंक, ठीक है, जिंक कॉपर जिंक का एक सिंगल है, और सिंगल एलिमेंटों के साथ क्या रहेगा, कोई कंपाउंड रहेगा, कोई यौगिक रहेगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक तरह से यौगिक है, कॉपर सल्फेट यौगिक है। इसमें क्या पहचान होती है कि एक सिंगल एलिमेंट होगा और साथ में क्या होगा, कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड होंगे जिसके साथ क्या करना है, रिएक्शन कराना। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से, हम बताए थे कि सबसे पहले तोड़ना है। यह चुटकी सुपर क्या होती है, दो तरह से टूटता है। एक टूटता है क्या कि H प्लस आयन में देता है, और क्या होती है, एक होता है कि SO4 क्या देता है, SO4, ठीक है। अब जरा ध्यान देखिए, ये जब भी ये टूटेगा तो मैं बताया था क्या कि सल्फेट, देखिए यहां टूटेगा मतलब यहीं से क्या हो जाएगा, यहीं से टूट जाएगा। तो टूटने का मतलब है कि H क्या हो जाएगा, प्लस आयन आएगा, और सल्फेट SO4 क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। मैं बताया फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, सल्फेट पढ़ते हैं, और सल्फेट की बैलेंस कितनी होती है, -2। तो इसका मतलब जैसे -2 है तो दूसरे एलिमेंट में क्या चार्ज आएगी, प्लस चार्ज आएगी। और पता है कि आपको जिंक क्या होती है, धातु होता है, तो धातु होने का मतलब कौन सा चार्ज उस पर होती है, प्लस चार्ज होती है। तो जब रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये धातु कभी धातु के साथ, यानी कभी भी प्लस के साथ तो मिलेगा नहीं। जाहिर क्लियर है कि कभी भी प्लस आयन के साथ मिलता नहीं है, हमेशा अपोजिट साइन के साथ क्या होती है, मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो जिंक वाला प्लस है ये कहां जुड़ेगा, इस वाले माइनस वाले के साथ, यानी अपोजिट साइनों के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो एक जुड़ने का प्रक्रिया हो गया। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है कि जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन होता है, जो क्रियाशीलता होती है, वो जिंक से क्या होती है, काफी कम होता है। इसके मतलब जिंक क्या है, अत्यधिक पावरफुल है। तो जब पावरफुल है तो क्या करेगा, जिंक जैसे इसको अटैक करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को दुर्बल है, इससे कमजोर, क्या करेगा, इसमें जो अम्ल H2 है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने का मतलब क्या है, H2 गैस के रूप में, तीर अप दिखाने का मतलब क्या बताए थे, जब तीर को ऊपर दिखाया जाए इसके मतलब कि जो पदार्थ निकल रही है वो गैस अवस्था में ऊपर उड़ रहा है, और क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पर ग्रहण कर लेगा। परिभाषा ये कहता है ना कि अपने से कमजोर परमाणु को हटा कर क्या करता है, उसके स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जिंक ऐसे क्या बनेगा, तो जिंक और क्या बनेगा, सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले से बता दिए तोड़ना आप सीख लिए। उसके क्या करते हैं कि इसके स्थान पर ग्रहण करेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। अब चेक करते हैं जो जिंक सल्फेट बना है वो सही है कि गलत है। जब तक आप फार्मूला सही नहीं तरीका जानेंगे तब तक बैलेंस करने के करा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो जिंक सल्फेट है वो चेक कीजिए कि फार्मूला सही है कि गलत है। तो फार्मूला क्या बताते हैं पहचान करने के लिए, तो सबसे पहले लिखिए बैलेंसी, तो जिंक की बैलेंसी होती है 2, और सल्फेट, तो सल्फेट की बैलेंसी कितनी होती है, 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, जिंक 2, इसके बाद SO4 का होल ट्वाइस। अब जरा देखिए ध्यान से, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, मतलब क्या है, दोनों बैलेंस सेम है, कट जाएंगे। कटने का मतलब एक जिंक बचेगा और एक सल्फेट बचेगा, अर्थात सूत्र क्या है, सही है। क्या है, सूत्र सही है। जब सूत्र सही है तो क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे आते हैं बैलेंस करना। तो बैलेंस देखिए ध्यान से, कितने जिंक है, तो एक जिंक है, यहां से मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, एक जिंक है। ऐसे में देखिएगा, मैं बताया था, एक जिंक है और क्या पे एक जिंक है। सल्फेट एक सिंगल आयन है, सल्फेट है, उसके बाद H2 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, यानी ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। क्लियर है कि आशा है कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड स्टेप आ जाए से। अब देखिए यहाँ पे कॉपर, तो पता है कि कैसे टूटेगा, तो इसके लिए तरीका क्या बताए थे, चेक कीजिए, देखिए इसको भी समझा रहे हैं। कहने का मतलब रिएक्शन कैसे करेगा, ऊपर वाले थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। देखिए ये क्या होगा कि पता है कि कहां पर क्या होती है, प्लस चार्ज होती है, इसकी बैलेंस कितनी होती है, 2 तरह से होता है, बैलेंस 2 हो जाएगा। मतलब एक अगर सिंगल है तो Q प्लस, 2 होता है तो Q प्री, ठीक है। तो यहाँ पे कहां पर की जो बैलेंस होती है हम क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, कहां पर ऐसे टूटेगा, मतलब क्या होती है, प्लस चार्ज होती है, और यहाँ पे टूटेगा तो देखिए सिल्वर प्लस आयन होता है, और नाइट्रेट आयन क्या होती है, माइनस होती है। मैं बताया था आपसे कि जब भी देखिए ध्यान से, क्या सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम पढ़ते हैं NO3 को पढ़ते हैं नाइट्रेट। जब भी एक साथ रहता है क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। जब यहाँ पे 2 रहेगा तो पढ़ते हैं नाइट्राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 है, NO3 साथ में है, इसका मतलब यही टूटेगा। कहां से टूटेगा, इस वाले यहां से टूटते क्या हो जाएगी, सिल्वर प्लस चार्ज आएगी, और नाइट्रेट वाले कितनी होती है, 1 होती है, माइनस में होता है। अब बताइए इसमें जब प्लस है तो कहां पे जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है प्लस कहां जुड़ेगा, इस माइनस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए यहां से
मतलब क्या करेगा, कॉपर की जो स्थिति है यानी कॉपर जो क्रियाशीलता है वो सिल्वर से ज्यादा है, सिल्वर कमजोर है, तो क्या करेगा कॉपर हमला करके क्या करेगा, सिल्वर को बाहर निकाल देगा और उसके जगह क्या करेगा कॉपर आ जाएगा, तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। और साथ में क्या निकल जा रहा है, सिल्वर को बाहर कर देगा, तो सिल्वर चूंकि भारी होता है, ठोस होता है, इसलिए नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए अपक्रिया हो गया, अब चेक करते हैं कि जो अपक्रिया हुआ है वो सही है कि गलत है। तो आइए चेक करते हैं। सुई तो क्या बताते हैं, एक तरफ एलिमेंट लिखते हैं उसके बैलेंस से लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रेट, इसके बैलेंस से एक होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना पर, देखिए यहाँ से कॉपर का नाम कॉपर और नाइट्रेट, देखिए यहाँ पे दो है ना, कॉपर का नाम कॉपर हो जाएगा, नाइट्रेट में कितना है, दो ट्वाइस, यानी कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला ये बनेगा, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। अब आपके फार्मूला सही बना, और जब फार्मूला सही बन गया कॉपर नाइट्रेट, तो बैलेंस करते हैं। तो देखिए बैलेंस करेंगे तो इसको मिटा दे रहे हैं, बैलेंस करेंगे, देखिए कितने नाइट्रेट है, नाइट्रेट आए कितने टोटल, दो, यहाँ पे कितने हैं, एक, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नाइट्रेट हो गया आयन, लेकिन कितने सिल्वर हो गए, दो सिल्वर भी हो गया, क्योंकि दो से गुणा कर रहे हैं आप, तो दो सिल्वर हो गया, इसके मतलब यहाँ सिंगल सिल्वर था, तो क्या करेंगे, यहाँ दो से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर थर्ड क्या है, देखिए जहां से जिंक और लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट, क्या लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट क्रिया कराते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जिंक क्या है कि जिंक जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कॉपर जो क्रियाशीलता है वो कम है। क्या करेगा, जिंक जैसे इसको अटैक करेगा, क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को निकाल देगा, कॉपर क्या हो जाएगा, निकल कर नीचे बच जाएगा, चूंकि ठोस होता है तो नीचे बैठ जाएगा, और इसके जब क्या शिफ्ट हो जाएगा, जिंक, तो बनेगा जिंक सल्फेट। ठीक है, और फार्मूला पता कि यही होता है, जिंक सल्फेट का बैलेंसिंग करने का मैं तरीका बता दिया हूं, उससे कर सकते हैं कि सूत्र सही है कि गलत है। इसमें क्या होती है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं बार बार कि कैसे आप जान रहे हैं कि जो एलिमेंट है ये अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है। तो क्या होती है कि इसके लिए चैप्टर नंबर थर्ड है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, उसमें क्या होती है कि है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि जो सक्रियता श्रेणी बनाई गई है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव के हिसाब से बनाया गया है। तो उसमें जितने भी मतलब क्रियाशील वाले धातु हैं वो क्या होते हैं कि उसको लाइन से क्रम से रखा गया है, क्रम से सजा कर क्या एक श्रेणी बनाई गई है। तो जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं वो क्या करते हैं, अपने नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आसानी से विस्थापित कर सकते हैं। तो सीरीज क्या है कि उस चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होती है कि जो भी एलिमेंट रहेगा, जो ऊपर वाले एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट से क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो कॉपर क्या होता है, जिंक से नीचे होता है, इसके मतलब जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को आसानी से बाहर निकाल देगा। तो जिंक था, कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। पहचान क्या होती है कि पहचान इसमें होती है सिंगल एलिमेंट रहेगा और कोई ना कोई कंपाउंड रहेगा, इसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट रहेंगे धातु वही बाहर हो जाते हैं, और उसके जगह पे जो सिंगल एलिमेंट रहता है वही जाकर चिपका रहता है। तो समझ जाइए कि जब ऐसे अगर उदाहरण आप देख रहे हैं एग्जाम में, तो समझिए कौन सा क्रिया है, विस्थापित यानी विस्थापित अपक्रिया होगा। ठीक है, थर्ड टाइप का क्रिया क्या है, अपघटन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब जो कंपोजिशन था यानी जो मिला हुआ था वो क्या होगा, डी मतलब क्या होती है, टूट गया, मतलब क्या हो गया, विघटित हो गया। अपघटन मतलब क्या होती है, टूट जाना। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होती है कि एक बड़ा अणु या पदार्थ क्या होती है, जो छोटे छोटे अणु में क्या होते हैं, उष्मा या ताप द्वारा टूट जाते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु में विद्युत धारा या उष्मा द्वारा क्या होती है, टूट जाते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, मतलब कि अपघटन अपक्रिया कहलाता है। अपघटन का मतलब क्या होता है, बड़े पदार्थ होगा और कभी क्या होता है कि ऐसे नहीं टूट जाएगा, उसको देना पड़ेगा करंट यानी विद्युत धारा दीजिए तब टूटेगा, और नहीं तो क्या कीजिए, उसको उष्मा दीजिए तब जाके वह टूटता है। इसी से क्या होती है कि इलेक्ट्रिक और होती है, इसको बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन मतलब क्या होती है कि जिसमें एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि उष्मा द्वारा टूटता है, उसको हम अलग थोड़ा सा बता देंगे। थोड़ा डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट इसमें कि अपघटन है, इसमें क्या होती है कि बड़ा एक जटिल अणु भी हो सकता है बड़े आकार का, जो छोटे छोटे अणु में क्या होती है, टूट जाते हैं। लेकिन जो क्या होती है, जो वियोजन अपक्रिया होता है वह पदार्थ होता है और दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है। तो यही बस अंतर उसमें होता है। ठीक है, इसमें जो टूटता है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, इसका आकार छोटा होता है, जबकि डीकम्पोज उसमें जो होती है क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया। देखिए उदाहरण इसका, तो अपघटन अपक्रिया उदाहरण क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहे हैं, इसको अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं उष्मा, इसको क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। उष्मा मतलब ऐसे पता है डेल्टा से दिखाते हैं सिंबल, उष्मा दे रहे हैं। देखिए क्या टूटेगा, तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस CO3 कार्बोनेट। ध्यान रखिए, देखिए यहां से CO3 था ना, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए कि जब भी कार्बोनेट वाला कंपाउंड जब भी टूटता है तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन उस धातु के साथ रहेगा, जो भी इसके साथ धातु रहेंगे, कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक रहेगा तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन क्या होती है, उस एलिमेंट के साथ रहेगा और बचेगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि इसमें से 3 ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन अगर इसके साथ आ गया तो बनेगा एम, और साथ में क्या बना रहा है, एक कार्बन था, इसमें से निकल गया था, तो 2 ही बचेगा ना, 2 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही बचेगा। तो जब भी कार्बोनेट क्या होती है, कंपाउंड टूटता है उष्मा के द्वारा, एक ऑक्सीजन क्या होती है इस मेटल के साथ में आ जाएगा और बाकी क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो जब भी ऐसे रिएक्शन देखिएगा आप तो समझिए क्या बनेगा कि धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। इसकी पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट पढ़ लेंगे, इसको नाम लिख दे रहे हैं हम, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, पोटेशियम क्लोरेट क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे। हिट का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होती है, इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, तो क्या टूटेगा, देखिए ध्यान से, पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है, ठीक है, KCl में, और क्या होती है कि ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो पता है कि ऑक्सीजन कैसे कहते हैं, O2 में। ध्यान रखिए, जब भी पोटेशियम क्लोराइड हम तोड़ेंगे तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, KCl, और साथ में इसमें क्या लिखा, ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है जब क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड फार्मूला होगा, अब पता है पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा जब बैलेंस करेंगे तो। और साथ में कहेंगे ऑक्सीजन, और क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने क्या बताए थे, चलिए इधर कितने ऑक्सीजन है, 3, इधर कितने हैं, 2। तो जब बताए थे, जब एक ही परमाणु के दोनों तरफ क्या हो, एक सम संख्या के रूप में और एक विषम संख्या के रूप में, क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। एक ही परमाणु ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर 3 है, इधर 2 है, एक सम है, एक विषम है, तो कहीं उसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6, मतलब कितने चाहिए आपको, 6 ऑक्सीजन चाहिए। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना कितना, 6 ऑक्सीजन। इधर 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 ऑक्सीजन। अब देखिए जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 पोटेशियम हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, ठीक है। इसी तरह से देखिए, जैसे मर्क्यूरी HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो क्या होता है कि जब भी इसको हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मर्क्यूरी अलग हो जाता है, मरकरी और ऑक्सीजन क्या होती है, अलग हो जाता है। इसको जब हिट करते हैं तो ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं कि अपघटन अपक्रिया होते हैं, मतलब उष्मा द्वारा देखा टूट जाता है। देखिए जैसे क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ पे अगर कोई बैलेंसी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, इसके मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके मतलब इस मरकरी का बैलेंसी भी 2 है। तो जब मरकरी की बैलेंसी 2 होता है क्या बताए थे, मर्क्यूरिक, और जब 1 होगा तो मर्क्यूरस, इसके मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों बैलेंसी यानी बराबर बराबर है, इसीलिए यहाँ गायब है। इसके मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। टूटने के बाद क्या होती है, उष्मा द्वारा क्या होती है कि मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, मरकरी कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस, ठीक है। अब क्या होती है कि हालांकि जो अपघटन अपक्रिया होती है किसके द्वारा होती है, ये विद्युत धारक, जैसे कि जल या H2O। अब क्या करते हैं, इसको हम करंट देते हैं, यानी इसको क्या करेंगे, सप्लाई वैद्युत धारा, क्या करेंगे, वैद्युत धारा के जब यहाँ पे सप्लाई करेंगे किसके अंदर, जल के अंदर, तो क्या होता है कि H अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4, वियोजन अपक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब क्या होती है, वियोजन अपक्रिया। ध्यान रखिए, इसमें मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का मतलब ये होता है टूट जाना, और अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। दोनों का डिफिनेशन क्या है, सेम जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि जो अपघटन अपक्रिया होती है उसमें भी क्या होती है कि एक बड़ा अणु होता है, विद्युत द्वारा या ताप द्वारा या उष्मा द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। इसमें भी क्या होता है, एक बड़ा सा पदार्थ होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में उष्मा द्वारा, वैद्युत द्वारा और ताप द्वारा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। लेकिन जो अपघटन अपक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब कि अभिकारक एक बार टूट जाएगा तो उत्पाद बनने के बाद पुनः आप चाहेंगे तो अभिकारक नहीं बन पाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। वियोजन अपक्रिया में क्या होती है
कि अभिकारक उष्मा ताप या वैद्युत धारा द्वारा क्या करेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, उत्पाद, और पुनः उत्पाद को आप ठंडा करेंगे या संयोग करेंगे तो पुनः क्या बन जाएगा, रिएजेंट, मतलब रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक बन जाएगा। ये सबसे बड़ी इसमें पहचान यही होती है। तो देखिए ध्यान से, तो परिभाषा क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा ताप या वैद्युत धारा द्वारा, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होती है, टूट जाती है, और पुनः आपस में इसको संयोग किया जाए या ठंडा किया जाए तो पुनः क्या बन जाएगा, अभिकारक बन जाता है। कौन सा कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जबकि अपघटन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता था। उदाहरण देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम उष्मा द्वारा कर लेते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, उष्मा के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहां से, जैसे मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या करेंगे, इसको उष्मा देंगे। उष्मा मतलब क्या करेंगे, देखिए अभी गर्म करने को, क्या कर दे रहे हैं, गर्म करने में। चूंकि अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, तो पहले क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और क्या हो जाएगा, क्लोरीन में अलग हो जाए, टूट के निकल जाएगा। पुनः क्या करेंगे, जब इसको ठंडा हम करेंगे, यानी ठंडा, पुनः ठंडा करेंगे क्या बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 4 रहेगा तो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, 3 रहेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, टूटेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में बन जाएगा। उसी से देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि नवसागर ले लीजिए, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये को सबको पता है कि नवसागर होती है। सबसे पहले करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे, यानी गर्म करने पर, जब गर्म करेंगे देखिए ध्यान से, ये क्या बनेगा, अमोनिया अलग हो जाएगा, और इसमें से क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, क्लोरीन नहीं, HCl, क्योंकि एक बच रहा है, 4 H था, एक H इसमें टूट जाएगा तो HCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बना देगा। पुनः ठंडा करेंगे इसको, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, पुनः ठंडा जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, नवसागर बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, ये अभिक्रिया दो तरफ होती है, जबकि अपघटन अभिक्रिया दो तरफ नहीं होती है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पहचान ही होती है। चलिए, तो उदाहरण नंबर 2 था, उदाहरण नंबर 3 पे आ जाएंगे। उदाहरण नंबर 3 पे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और आयोडीन क्या होती है, अलग हो जाता है। दोनों तरफ दो है, इधर सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पुनः क्या करेंगे, ठंडा करने पर यह बन जाएगा। तो ऊपर है गर्म करने पर, ठीक है, और नीचे क्या है, ठंडा करने पर। तो ये था कि ठंडा और गर्म करना, यानी देखिए ध्यान से, इस परिभाषा में क्या होती है कि जब आप गर्म देंगे, गर्मी देंगे, गर्मी का मतलब आप आग जला रहे हैं, इसको बोलते हैं उष्मा देना, इसको बोलते हैं उष्मी वियोजन, यानी उष्मा द्वारा टूटना, उष्मी वियोजन। ताप द्वारा टूटना, तापी वियोजन। विद्युत द्वारा तो टूटना, विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन मतलब करंट सप्लाई करेंगे तब वो टूटेगा। ताप का मतलब आप सूर्य के प्रकाश में आप क्या कर रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में, इसको बोलते हैं ताप। लेकिन जब आप लिखेंगे गर्म या उष्मा, तो उष्मा का मतलब क्या करें, आप उसको आग दे रहे हैं, मतलब उसको गर्म करें आग द्वारा। ताप का मतलब सूर्य के प्रकाश में आप गर्म कर रहे हैं। करंट का मतलब जानते हैं, बिजली सप्लाई करेंगे, तो ये आपको क्या करेंगे, कुछ गर्म करने को होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें करंट सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, वैद्युत धारा सप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, यानी विद्युत वियोजन, अपघटन नहीं, विद्युत वियोजन। जैसे नमक देख लीजिए, तो जब भी क्या करेंगे, नमक के अंदर क्या करेंगे, हम सप्लाई करेंगे वैद्युत धारा, क्या करेंगे, वैद्युत धारा सप्लाई करेंगे। देखिए, तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, पुनः आपने संयुक्त करंट क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक बार क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, यानी वैद्युत धारा क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, तो ये देखिए यहां से HCl है तो H अलग आयन हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, पुनः संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ये रहा आपका वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, द्वीप विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय मतलब इसमें दो बार क्या होती है, डबल, इसको देखिए अंग्रेजी होती है डबल, चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होती है कि 2 बार क्या करेगा, विस्थापित करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि उभय विस्थापित अभिक्रिया या द्वीप विस्थापन अभिक्रिया। मतलब दो बार जिसमें होती है, मतलब होते 2। तो देखिए ध्यान से, अभी विस्थापन अभिक्रिया क्या बताए थे कि जिसमें अत्यधिक क्रियाशील क्या होते हैं, अणु परमाणु अथवा आयन अपने से कमजोर वाले अणु परमाणु आयन क्या करते हैं, विस्थापित करके उसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसमें क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ क्या करने के अभिक्रिया के दौरान अपने आयनों क्या करते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जिसमें 2 पदार्थ भाग लेंगे और दोनों क्या करेंगे, अपने अपने आयनों को यानी अम्लीय मूलकों को क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, अदला बदली करके पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इस अभिक्रिया की पहचान होती है
कि दो पदार्थ आपस में रहेंगे और उत्पाद भी दो ही बनेगा, यानी दो संख्या में अभिकारक रहेंगे और दो ही संख्या में उत्पाद भी रहता है। तो सबसे बड़ी क्या और देखना आयन क्या होते हैं, दोनों का आयन में अदला बदली होता है। तो अगर ऐसा उदाहरण आप एग्जाम में दिया जा रहा है तो देखते बता सकते हैं कि किस टाइप की अपक्रिया है, द्विविस्थापित अपक्रिया है। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं यहाँ से। जैसे उदाहरण है, चलिए जैसे उदाहरण देखिए यहाँ से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। मैंने बताया था कि NO2 क्या पढ़ते हैं, NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ध्यान से कैसे टूटा है, मैं आपकी जगह बता रहा। पता है कि ये क्या होती है, धातु, सोडियम धातु, और क्लोरीन क्या होता है, अधातु है। मतलब जब भी टूटेगा तो सोडियम प्लस आयन हो जाएगा और क्लोरीन ऋण आयन हो जाएगा, मतलब ऐसे टूटेगा। देखिए ध्यान से, इसको हम तोड़ रहे हैं ऐसे, ये दो ऐसे टूटेगा। उसी तरह से क्या हो, जब सिल्वर टूटता है तो पता है सिल्वर क्या होती है, मेटल होता है, धातु, तो प्लस चार्ज उसकी होती है बैलेंसी, और क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन अलग हो जाता है, टूट जाएगा, इसकी बैलेंस होती है -1। अब आप ही बताइए कि जब भी समान क्या होते हैं, समान चिन्ह वाले हमेशा आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, आपस में हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, हमेशा क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह वाले जुड़ेंगे। तो मतलब जब ये प्लस है तो इस प्लस से कभी जुड़ेगा नहीं, कहां पे जुड़ेगा, इस माइनस के साथ। क्लियर है कि नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है, सोडियम नाइट्रेट। और क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, अब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। अब चेक करते हैं जो सिल्वर नाइट, जो सोडियम नाइट्रेट बना है, इसका फार्मूला सही है कि गलत है। सबसे पहले फार्मूला जब चेक करेंगे तभी जाकर बैलेंस करने को नंबर आएगा, तो बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए, तो सोडियम की बैलेंस कितनी होती है, अभी बताया, देखिए सोडियम की बैलेंस कितनी होती है, तो 1 होती है, और नाइट्रेट की बैलेंस NO3 इसकी बैलेंस होती है 1। देखिए दोनों की बैलेंस सेम है, मतलब एक क्या हो जाएगी, सेम रहता तो कट जाता है, मतलब ये जो बनेगा सूत्र सही है। उसी तरह सिल्वर का बैलेंस 1 और क्लोरीन का बैलेंस 1, ये भी बराबर है, यानी सूत्र क्या है, जो फार्मूला बना है वह सही है। इसका मतलब क्या है कि देखिए ढंग से तोड़ना जान गए, जब तोड़ना जान गए तो किसके साथ कौन जाएगा, इसके क्या करते हैं, बैलेंस से करते हैं, बैलेंस मतलब प्लस है कि माइनस है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप पकड़ के अब क्रिया कर लेंगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पहले वीडियो जाकर मेरा देख लीजिए, ताकि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, पहले में क्या था, क्लोरीन सोडियम के साथ में था, दूसरे में क्या हो गया, क्लोरीन किसके साथ आ गया, सिल्वर के साथ आ गया, यानी सोडियम क्या किया, अपने क्लोरीन को किसके साथ दे दिया, सिल्वर को दे दिया, और सिल्वर के साथ क्या था, नाइट्रेट था, नाइट्रेट को दे दिया, सोडियम साथ यानी क्या करें, अपने ही आयन क्या कर दिए, दो पदार्थ हैं और उत्पाद भी कितना बना है, तो ये बना है। तो सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि दो अभिकारक रहेंगे, दो उत्पाद भी बनेगा। ये अपने आयन क्या होते हैं, अदला बदली किए रहते हैं, यानी अपने दोनों आयनों क्या करते हैं कि आपस में एक्सचेंज करके, अदला बदली करके दो पदार्थ बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या बोलते हैं इसको, बहुत लोग एक्सो पढ़ते हैं इसको, एक्सो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होती है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब जानते हैं कि गर्मी, यानी ऊष्मा, और क्षेपी मतलब होती है बाहर निकालना, यानी फेंक देना, कहते हैं कि छेप कर दो, बाहर फेंक। इसका मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। सिंपल सा रिएक्शन है, और बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शन यूपी बोर्ड में। ठीक है, पूछा जाता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा मतलब गर्मी, और क्षेपी मतलब होती है बाहर निकालना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, वो ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलने मतलब गर्मी के रूप में या ऊर्जा के रूप में हो सकता है, क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए ध्यान से, उदाहरण क्या है कि जैसे कार्बन, क्या करेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और भारी मात्रा में क्या होती है कि इसमें से ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा किसमें होती है, उष्मा फॉर्म में होता है। ये कितना होगा, लगभग 92 किलो जूल। कितना होता है, 92 किलो जूल। ठीक है, ऊर्जा निकलती है उष्मा के रूप में। उसी तरह से मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये पहला उदाहरण है। दूसरा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन, और क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, मोलिब्डेनम की उपस्थिति में हेबर विधि से अमोनिया गैस बनाया जाता है, तो क्या बनती है कि अमोनिया गैस बनता है यहाँ पर, और साथ में क्या निकलती है, भारी मात्रा में उष्मा निकलती है ऊर्जा के रूप में। ये लगभग होता है 394 किलो जूल। ठीक है, देखिए ध्यान से, अमोनिया है, बैलेंस कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन है, इधर 2, तो 3 2 6 चाहिए हमको, मतलब 3 से गुणा करा देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। उसे यहाँ से उष्मा,
जिसे मान लीजिए कि जिसे श्वसन, श्वसन जानते हैं ना, श्वसन क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन भी क्या है, एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो क्या होती है, सांस लेते हैं और सांस लेते क्या होती है, भोजन पचता है और हमारे शरीर में देखिए क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाती है। आप जब भोजन करते होंगे तो भोजन के दौरान क्या होती है, शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है, यानी गर्मी उष्मा उत्पन्न होती होगी। तो श्वसन भी क्या है, एक तरह से वह क्या बोलते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है कि श्वसन भी क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान भोजन पचने के दौरान क्या होती है, शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होती है, बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन भी क्या एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण देख लीजिए, जहां से श्वसन में क्या होती है, जिससे ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज, मल्टोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं, जटिल अणु होते हैं और क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब श्वसन का करते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो क्या होता है, जैसे अंदर हमारे भोजन पचना शुरू, यानी ग्लूकोज क्या होती है, एक भोजन है, मतलब क्या है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो क्या होता है, ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होता है, भारी मात्रा में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, भारी मात्रा में क्या निकलता है, जल निकलता है, और क्या निकलता है, शरीर के अंदर उष्मा यानी एनर्जी पैदा होता है, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, सिंपल सा इसमें रिएक्शन है, क्या करते हैं कि 6 दोनों तरफ, ठीक है, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 6 का नाम 6, 12 6 18 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 6 18 ऑक्सीजन, कितने कार्बन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। नेक्स्ट रिएक्शन पर उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उष्मा शोषी, तो ठीक उष्मा क्षोपी क्या है, अपोजिट है, दोनों अभिक्रिया साथ में पूछा जाता है परीक्षा में भी। उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकलती है, इंडोथर्मिक मतलब होती है कि उष्मा शोषी मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, शोषण होता है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या होता है और शोषण होता है, मतलब उसको उष्मा चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं ध्यान से। तो उदाहरण में परिभाषा क्लियर है, किसमें क्या है, ये वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उष्मा का शोषण होता है, यानी अवशोषण होता है, उसमें सोखता है, उष्मा चाहिए हमको, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। कार्बन ले लीजिए और सल्फर के साथ क्या करना है, क्रिया कराना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बताया था कि क्या है, कार्बन अधातु है, ये भी अधातु है, तो जब भी कोई भी आधात क्या करेगा, आधार से क्रिया करेगा तो क्या बताए थे, साउंड होता है डाई का, तो क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, क्योंकि सल्फर है तो सर क्या हुआ, सल्फाइड, तो कार्बन डाई सल्फाइड क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। और उसी तरह से क्या लीजिए कि जैसे कि नाइट्रोजन ले लीजिए, जैसे कि नाइट्रोजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब टूर आता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लॉफिंग गैस। लेकिन जब केवल NO रहेगा, नो, NO मतलब होती है नाइट्रिक, यहां लिख दे रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और क्या बनेगा, इसका नाम है कार्बन डाई, क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। यहां क्या लिख रहे हैं, उष्मा, मतलब क्या कर रहे हैं, उसमें उष्मा दे रहे हैं, ठीक ना, क्या करेंगे, उष्मा देने पर। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 सल्फर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर दोनों दोनों है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। उसमें सेक्शन नंबर 8 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। देखिए जब भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण, तो साथ में क्या पूछा जाता है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक साथ पूछा जाता है, एक मैक्सिमम चांस ऐसा होता है। तो देखिए लिखा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो क्या करते हैं, इसको परिभाषा हम कई तरह से बना सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आप कई तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीकरण, आ मतलब आता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है। सिंपल सा रिएक्शन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। या आप ऐसे बता सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं कई तरह से, आप जो भी इच्छा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल से मैंने रिएक्शन क्या बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तो पहले उसका ऑक्सीजन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि लीजिए, मान लीजिए मैग्नीशियम का क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बताए थे क्या, देखिए यहां से ये धातु है तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑक्सीजन से क्या बनेंगे, ऑक्साइड। सल्फर होता तो सल्फाइड, क्लोरीन होता तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड। चूंकि ऑक्सीजन क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सूत्र चेक करते हैं, सूत्र सही है गलत है, तो बताया था क्या तरीका। मैग्नीशियम की वैलेंसी यहां लिख दीजिए 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए दोनों की वैलेंसी सेम है, क्या हो जाएगा, दूसरे कैंसिल कर देगा, मतलब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब फार्मूला क्या है, सही है। अब ये बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 1, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन 2 से गुणा करने में क्या होगा, 2 मैग्नीशियम भी हो गया, इधर सिंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, 2 मैग्नीशियम हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, तो क्या बनेगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव कर रहा है। तो पहले तो यही होता है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ये होता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, क्या बताया था, जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है। उदाहरण देखिए, दूसरा क्या बताया था, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर बाहर हो जाता है और इसमें क्या निकल जाती है, H2O। तो जो H2O निकलता है उसमें क्या होती है, इसमें H क्या होता है, जुड़ा रहता है, यानी H क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, उधर कितना ऑक्सीजन है, 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, लेकिन 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, इधर क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन 2 सल्फर भी हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या निकलता है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, या कोई धनात्मक परमाणु बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है या धनात्मक परमाणु बाहर निकलता है। ऐसे कह सकते हैं जिसमें ऋणात्मक परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का तमाम डिफिनेशन है, आप जिस तरह से इच्छा करें उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगले रिएक्शन पर अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन बोले तो रिड्यूस, रिड्यूस में क्या होती है, बाहर निकलना। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता था या कोई विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट जुड़ता था, हाइड्रोजन बाहर निकलता था या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, या ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ता है या धन विद्युत एलिमेंट जुड़ता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है या ऋण विद्युत वाले एलिमेंट बाहर निकलता है, ऑक्सीजन संख्या में कमी आती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं ध्यान से। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है। तो सबसे पहले लीजिए कि ऑक्सीजन क्या करें, उदाहरण में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, तो जैसे ले लीजिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या ले लेते हैं हम, ब्रोमीन ले लेते हैं। क्या करेंगे, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, HBr बनेगा, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, यही नहीं H है, इसमें संयोग हो रहा है इसके साथ, और क्या बनेगा, सल्फर निकल जाएगा अलग। ठीक है, अब चेक करते हैं, 2 H है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ब्रोमीन हो गया, 2 H होगा, सल्फर हो गया, सल्फर निकल गया बाहर। दूसरा क्या उदाहरण है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे से क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, इसमें H के साथ क्रिया कराएंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, H2 क्या क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, कहां पर अलग हो जाएगा और H2O हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या होती है, संयोग हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन संयोग हो रहा है और क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जल के रूप में लेकर बाहर निकल गया। तो किसी किताब में क्या होगा, जो 10वां अभिक्रिया दिया होगा, रिडक्स को बोलते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स का मतलब होती है रिडक्शन प्लस ऑक्सीकरण, मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है,
रिडॉक्स अपक्रिया आप जाएंगे तो 11th में डिटेल पढ़ेंगे उसको, तो 10th में बहुत ही कम दिया है। उसका जब क्या कर दिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को बहुत कम शॉर्टली में दिया है, और हर सब क्या होता है कि बोर्ड में पूछा जाता है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई स्किप मत कीजिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद आप क्या करें, लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर जब देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।